हेलो दोस्तों, वेलकम यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इवोल्यूशन का टॉपिक्स लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इवोल्यूशन के बारे में रीड करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हेरिडिटी, डोमिनेंट, रिसेसिव ट्रेड्स, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उनके फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो के बारे में पढ़ा। आज हम यहाँ पर अगले वीडियो में इस वीडियो में इवोल्यूशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय ग्रेजुअल चेंजेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों सालों तक जब लगातार एक चेंजेस, परिवर्तनों की श्रृंखला, जिसको आप वेरिएशन पढ़ चुके हैं, ऐसे होते रहेंगे तो सारे के सारे वेरिएशन से होने वाले चेंजेस किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में एक्यूमुलेट होंगे, जिसके कारण एक नई स्पीसीज बन जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज इवोल्यूशन। अब ये होता कैसे है और किस तरीके से वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती हैं, किस तरीके से नई स्पीसीज बनती है, मींस इवोल्यूशन होता है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। वी हैव नोट दैट देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन। देखो, इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के दौरान ये इनबिल्ट मतलब पहले से ही मौजूद होती है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में वेरिएशन होने की टेंडेंसी मींस बदलाव, यानी कि चेंजेस होने की टेंडेंसी, क्षमता, बोथ बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए कॉपिंग एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेरिएशन किसके कारण आते हैं? डीएनए के अंदर चेंज के कारण आते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। डीएनए के अंदर चेंजेस को हम वेरिएशन कह ही रहे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो यहां पर लिया गया, इसका मतलब कि दो अलग अलग पेरेंट्स से क्योंकि कैरेक्टर्स आते हैं तो न्यू इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, वेरिएशन दिखाई देती है, और ये वेरिएशंस आगे जाकर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन में जाके एक्यूमुलेट होती है और नई स्पीसीज बनती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवोल्यूशन। तो ये इनबिल्ट प्रोसेस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज आना और डीएनए कॉपिंग के अंदर चेंज से नए कैरेक्टर्स बनना, डिफरेंसेस आना, वेरिएशन आना, ये इनबिल्ट टेंडेंसी है, पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। लेट अस नाउ लुक एट सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस टेंडेंसी। अब इस टेंडेंसी के कुछ देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे एन इलस्ट्रेशन, क्या है पहला इलस्ट्रेशन? कंसिडर ए ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स। 12 रेड बीटल्स का एक ग्रुप है। They live, let us assume, in some bushes with green leaves. वो हरी पत्तियों वाले झाड़ियों के एक ग्रुप में रहते हैं। Their population will grow by sexual reproduction. उनकी जनसंख्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो होती है, बढ़ती है। And therefore can generate variation, और इसलिए उनमें वेरिएशन होती है। ओके, कि भाई 12 बीटल्स का एक ग्रुप है जो कि हरी पत्तियों से बनी झाड़ियों के अंदर रहता है। उनकी पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, जिसके कारण उनमें वेरिएशन होती है। लेट अस इमेजिन ऑल्सो दैट क्रो ईट दीज बीटल्स। हम ये भी मानते हैं कि कौवा इन बीटल्स को खाने वाला होता है, यानी कि कौवा इनका शिकार करता है। The more beetles the crow eat, the fewer beetles are available to reproduce. जितने ज्यादा बीटल्स कौवे के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो जो थोड़े से बीटल्स बचते हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ज्यादातर मर गए जिसको कौवे ने खा लिया है, तो जो बच गए थोड़े बहुत वो अपना रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। Now let us think about some different situation. तो अब हम अलग अलग सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। That can develop in these beetle population, और ये इन बीटल्स के पॉपुलेशन में पनपती है। ये डिफरेंसेस जो इस बीटल की पॉपुलेशन में पनपते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये दो लाइनें पढ़ने के बाद। इन दी फर्स्ट सिचुएशन एक कलर वेरिएशन अराइज। पहली सिचुएशन क्या है? कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो कलर वेरिएशंस आती है। किनमें? बीटल्स में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? दैट देयर इज वन बीटल्स दैट इज ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड, कि एक बीटल ऐसा है जिसमें
रेड की बजाय ग्रीन कलर का हो जाता है। इसका मतलब ग्रीन कलर की बुशेज में ग्रीन कलर का बिटल्स बन गया, उसने अपने अंदर ये परिवर्तन ले आया, चेंजेस ले आया, वेरिएशन हो गई। दिस बिटल्स मोरओवर कैन पास द कलर ऑन टू इट्स प्रोजेनी, और ये बिटल्स रिप्रोडक्शन से अपने इस कलर की प्रॉपर्टी को अगली जनरेशन में पास करने में सक्षम है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और उसके डीएनए के अंदर एक कलर का जीन चेंज हो चुका है, तो ये कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में पास होता है। इसको जैसे यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर देखो एक ग्रीन कलर का था और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये अगली जनरेशन में पास हो गए कलर, और फिर ऐसे ही करते करते आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे ग्रीन कलर के बिटल्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम सामान्य तौर पर बात करें तो ये हमें ये कहना चाह रहा है कि ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर की बुशेज है, तो इसका मतलब बिटल्स दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोजेनी बिटल्स आर ग्रीन, तो जो प्रोजेनी मीन्स पैदा होते हैं वो क्या होता है, ग्रीन। क्रो कैनॉट सी ग्रीन कलर्ड बिटल्स ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बुशेज एंड देयरफॉर कैनॉट ईट देम, और हरे रंग की झाड़ियों में, हरे रंग की पत्तियों में हरे रंग के बिटल्स को कौवा नहीं देख पाता है, इसलिए उनको खा भी नहीं पाता, यानी कि पहचान में नहीं आते। और क्योंकि पहले रेड थे तो ग्रीन कलर के ऊपर रेड कलर का बिटल्स क्रो को आसानी से दिख जाता था, इसलिए खा लिया जाता था। इसीलिए रेड कलर की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही थी और ग्रीन कलर था ही नहीं। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वेरिएशन हुई और कुछ बिटल्स ने ग्रीन कलर, जिसमें से एक दिखाया गया ग्रीन कलर का कैरेक्टर्स टेंडेंसी डेवलप की, और वो टेंडेंसी वो अगली जनरेशन में पास करता चला गया। और जैसे ग्रीन कलर के नंबर बढ़े तो ग्रीन कलर के नंबर इसलिए बढ़ने लगे क्योंकि ग्रीन कलर की झाड़ियों में, ग्रीन कलर की पत्तियों में ग्रीन कलर के बिटल्स कौवे के द्वारा दिखाई नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। Therefore cannot eat them, और कौवा उनको नहीं खा सका। What happens then? तो इससे क्या होगा, The progeny of green beetles is not eaten while the progeny of red beetle continue to eaten, तो रेड कलर के बिटल्स को कंटिन्यू खाया जाता रहेगा बाय द क्रो, और ग्रीन कलर का पहचान में नहीं आएगा तो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन बिटल्स देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन, तो इसके फलस्वरूप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर के बिटल्स बढ़ते चले जाएंगे, रेड कलर के कम होते चले जाएंगे। सीधी सी बात है, रेड कलर को खाया जा रहा है इसलिए उनकी संख्या घट रही है, ग्रीन कलर के दिखाई नहीं दे रहे, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। इन ए सेकेंड सिचुएशन, ये एक सिचुएशन थी। अगली सिचुएशन में क्या कहा, इन द सेकेंड सिचुएशन अगेन ए कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, अब फिर से कलर वेरिएशन हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे और फिर से उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले बिटल्स में कलर वेरिएशंस हो गई। बट नाउ इट रिजल्ट इन ए बिटल्स दैट ब्लू इन कलर इंस्टीड ऑफ रेड, अब ब्लू कलर का बिटल बन गया, रेड की बजाय कौन सा बना, ब्लू कलर का बिटल्स बना कलर वेरिएशन से। दिस बिटल कैन ऑल्सो पास द कलर टू इट्स प्रोजेनी, और इस ब्लू कलर वाले बिटल्स ने भी अपना गुण अगली जनरेशन में अपने प्रोजेनी में पास कर दिया। इसका मतलब आगे की प्रोजेनी भी ब्लू होने लग गई, सो दैट ऑल इट्स प्रोजेनी बिटल्स आर ब्लू, तक जिससे इसकी आगे की जनरेशन ब्लू पैदा होने लगी। क्रो कैन सी ब्लू कलर्ड बिटल्स इन द ग्रीन लीव्स, अब ब्लू कलर भी दिखाई देता था ऑफ द बुशेज एज वेल एज दे कैन सी रेड वंस एंड देयरफॉर कैन ईट देम, और इसके परिणाम क्योंकि ब्लू कलर था, ग्रीन के ऊपर ब्लू भी आसानी से दिखाई देता था, तो क्रो ब्लू कलर के बिटल्स को भी आसानी से खा सकता था। व्हाट हैपन इनिशियली, शुरुआत में क्या हुआ, इन द पॉपुलेशन एज इट एक्सपेंड, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, देयर आर फ्यू ब्लू बिटल्स, तो एक दो ब्लू बिटल्स रह गए, क्यों, क्योंकि वो भी शिकारी हो जाते थे, खाए जाते थे। बट मोस्ट आर रेड, लेकिन ज्यादातर क्या थे, रेड थे, एज कंपेयर टू द ब्लू, क्योंकि ब्लू को आसानी से देखने पर खा लिया जाता था बाय द क्रो। बट एट दिस पॉइंट एन एलिफेंट कम्स by and stamps on the bushes where the beetles live, और इसी दौरान एक हाथी आ गया और हाथी ने पूरी झाड़ियों को ऐसे पैर से कुचलना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस किल्स मोस्ट ऑफ द बीटल्स, इसने बहुत से बीटल्स को मार दिया। बाय चांस, संयोगवश,
द फ्यू बीटल्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर मोस्टली ब्लू। बाई चांस जो भी बीटल्स बचे वो ब्लू कलर के थे। द बीटल्स पॉपुलेशन स्लोली एक्सपैंड, बीटल्स की पॉपुलेशन फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी। बट नाउ द बीटल्स इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू, लेकिन इस बार बीटल्स कैसे थे, ज्यादातर ब्लू कलर के थे। ये सिचुएशन कौन सी थी, ये सिचुएशन सेकंड थी। इस सिचुएशन में दो घटना घटी, पहला कलर चेंज हुआ और दूसरा हाथी ने भी बुशेज के ऊपर हमला कर दिया या वो आ गया और जिससे ब्लू कलर के बीटल्स की संख्या बढ़ने लगी। दूसरे केस में हाथी के आने के बाद, हाथी से पहले कम थी। इट इज ऑब्वियस दैट इन बोथ सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में व्हाट स्टार्टेड आउट एज रेयर वेरिएशन केम टू बी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन। व्हाट स्टार्टेड आउट एज ए रेयर वेरिएशन, रेयर मतलब बहुत कम जो वेरिएशन थे, चेंजेस था, केम टू बी कॉमन एक सामान्य बन गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन का एक सामान्य कैरेक्टर बन गया जो कि एक छोटी सी वेरिएशन के कारण डेवलप हुआ था। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेड्स चेंज ओवर जनरेशंस, कि एक ट्रेड जो अगली जनरेशन में इनहेरिटेड हुआ था उससे क्या हुआ, जनरेशन में चेंज होने से जनरेशन बदलने लग गई या जनरेशन में को बदल दिया। सिंस जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स, क्योंकि जीन ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन ए पॉपुलेशन चेंज ओवर जनरेशन। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन ए पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में कुछ विशेष और कुछ निश्चित जीनों की फ्रीक्वेंसी बदल गई, चेंज हो गया, जिससे वो कैरेक्टर भी चेंज हुए थे। दिस इज द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन के आइडिया को बल देता है। कैसे, इस पे आगे चलते हैं। बट देयर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस, यहां पर एक बहुत ही रुचिकर अंतर था, अंतर भी था क्या, इन द टू सिचुएशन, दोनों में। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में वेरिएशन बिकेम्स कॉमन बिकॉज इट गेव ए सर्वाइवल एडवांटेज। पहले केस में जहां पर ग्रीन कलर का बीटल्स बढ़ रहा था वहां पर एडवांटेजेस था। क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर का बीटल्स ग्रीन लीफ में दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये एडवांटेजेस थी। तो यानी कि ये कलर वेरिएशन बीटल्स के अंदर सर्वाइवल एडवांटेज, यानी कि उनको जीने में मदद करने वाला था, उनकी संख्या को बढ़ाने वाला था, यानी कि एडवांटेज देने वाला था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इट वॉज नेचुरली सिलेक्टेड, यानी कि इसको नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया गया था, यानी कि उनको मौका दिया गया था नेचर ने कि भाई ग्रीन कलर के जब कलेक्ट हो गया वेरिएशन तो दिखाई नहीं दे रहा था और वो अपना नेचुरल तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि ये प्राकृतिक सिलेक्शन था, नेचुरल सिलेक्शन था। वी कैन सी दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by crow, we can see that the natural selection is exerted by, और ये किसके द्वारा किया गया, क्रो के द्वारा, क्योंकि क्रो अगर नहीं खाता तो रेड कलर में कलर वेरिएशन लाने की जरूरत ही क्या थी। तो कौवा क्योंकि खा रहा था इसलिए उनको अपने आप को बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कलर वेरिएशन लाना हुआ। द मोर क्रो देयर आर द मोर रेड बीटल्स वुड बी ईटन, जितने ज्यादा कौवे उतने ज्यादा रेड बीटल खाए गए। एंड मोर द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन बीटल्स इन द पॉपुलेशन वुड बी, और हरे बीटल्स की पॉपुलेशन उतनी ही तेजी से बढ़ती गई, क्योंकि खाए तो कौन जा रहे हैं, रेड कलर वाले, ग्रीन कलर वाले अपने नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दस नेचुरल सिलेक्शन इज डायरेक्टिंग इवोल्यूशन, यानी कि एक पर्टिकुलर दिशात्मक होती है इवोल्यूशन इन द बीटल पॉपुलेशन। तो बीटल की पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन एक दिशात्मक था। इट रिजल्ट इन एडेप्टेशंस, जिसके कारण क्या हुआ, एडेप्टेशन इन द बीटल्स पॉपुलेशन टू फिट देयर एनवायरनमेंट बेटर, इसके कारण बीटल की जनसंख्या ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए बेटर एडेप्टेशन किए, जिसको हमने कलर वेरिएशन के नाम से जाना। क्योंकि अगर वो ग्रीन कलर के नहीं होते और रेड कलर के ही रहते तो आसानी से खा लिए जाते। ये पहले केस में था, यहां पर सर्वाइवल एडवांटेज था, इसके लिए रेड बीटल जिम्मेदार थे और इससे बीटल्स ने अपने आप को ग्रीन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेड कर लिया। तीन बात बताई। इन द सेकंड सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में क्या है, द कलर चेंज गिव नो सर्वाइवल एडवांटेजेस, दूसरे में कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था। क्यों, क्योंकि वो उनको सर्वाइवल करने के लिए जिम्मेदारी नहीं था।
ब्लू कलर का चेंज हुआ और ब्लू कलर का भी क्रो के द्वारा खाया जा रहा है क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, तो उससे सर्वाइवल एडवांटेज तो मिला ही नहीं, बचने का चांस तो मिला ही नहीं। Instead, it was simply a matter of accidental survival of beetles of one color that changed the common characteristics of the resultant population. ये सिर्फ बाई चांस एक्सीडेंटल सर्वाइवल था। क्यों? क्योंकि जब हाथी आया तो हाथी के पैरों तले ज्यादातर रेड मर गए और ब्लू बच गए, तो ब्लू का बचना एक बाई चांस प्रोसेस थी, उसमें कोई ऐसा वेरिएशंस बीटल्स के द्वारा नहीं हुआ जिससे उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिले। द एलिफेंट वुड नॉट हैव कॉज्ड सच मेजर हैवोक इन द बीटल्स पॉपुलेशन इफ द बीटल्स पॉपुलेशन हैड बीन वेरी लार्ज। हाथी भी इस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालता अगर ये बीटल की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती तो। So, accident in small population can change the frequency of some genes in population. तो एक्सीडेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, एक छोटी जनसंख्या में जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन, जिन्होंने जीन की पॉपुलेशन को फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, इवन इफ दे गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज, जबकि उस कैरेक्टर से, उस वेरिएशन से, उस जीन फ्रीक्वेंसी से कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं था, कोई सर्वाइवल एडवांटेजेस नहीं था, उसके बाद भी सर्वाइवल एडवांटेज जैसा एडवांटेजेस मिल गया बाय द एलिफेंट। दिस इज द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब यहां पर एक जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या आती है? चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि आपने दोनों केसेज में देखी, दोनों ही केसेज में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। नाउ कंसिडर ए थर्ड सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं। इन दिस एज द बीटल पॉपुलेशन बिगिन टू एक्सपेंड, जैसे ही बीटल की पॉपुलेशन ने अपने आप को फैलाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, द बुशेज स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम प्लांट डिजीज, तो झाड़ियों के अंदर रोग लग गया, बीमारी लग गई। द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटल्स इज रिड्यूस, तो बीटल के द्वारा खाए जाने वाला लीफ मटेरियल कम होने लग गया, बीमारियों से पत्तियां खराब होने लग गई। द बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड, तो बीटल्स को खाना नहीं मिला। एज ए रिजल्ट द एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट बीटल डिक्रीज फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी व्हेन लीफ वर प्लेंटीफुल बट देयर इज नो जेनेटिक चेंज अकरिंग। तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि बीटल्स को भरपेट खाना नहीं मिला, पूरा खाना नहीं मिला, तो उनका वेट कम होने लग गया, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पत्तियां थी, तो पत्तियों को खाकर वो बड़े हो रहे थे, उनका वेट ज्यादा था। पत्तियां नहीं है तो न्यूट्रिशन कम मिल रहा था और उनका वेट कम हो रहा था। यहां पर किसी भी तरह का देयर इज नो जेनेटिक चेंज, किसी भी तरह का जेनेटिक चेंज नहीं था। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, a few beetle generation of such scarcity the plant disease is eliminated, और जैसे ही कुछ सालों बाद ये बीटल्स की संख्या बहुत कम हो गई, प्लांट डिजीज एलिमिनेट, प्लांट डिजीज खत्म हो गई, एलिमिनेट हो गई। देयर इज ए लॉट ऑफ लीफ फूड, और वापस बहुत सी पत्तियां फूड के लिए अवेलेबल थी एट दिस टाइम, इस समय पर। व्हाट वुड हैपन, वी एक्सपेक्ट द वेट ऑफ द बीटल्स टू बी, तो बीटल के वेट के बारे में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और इसका सीधा सा है क्योंकि डेफिनेटली यहां पर बीटल्स का वेट बढ़ गया होगा। तो दोस्तों, उस पैराग्राफ में हमने दो सिचुएशन के बारे में देखा कि एक सिचुएशन होती है एडेप्टेशन और दूसरी सिचुएशन होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा किया गया एडेप्टेशन दोनों ही एक सर्वाइवल एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जीनों के अंदर आने वाले बदलाव, लेकिन हर केस के जेनेटिक ड्रिफ्ट या हर बदलाव सर्वाइवल एडवांटेजेस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख चुके हो, क्योंकि जो चेंजेस बेनिफिशियल होंगे किसी स्पीसीज के लिए, उनसे ही सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशन ऐसी भी होती है जिनसे सर्वाइवल एडवांटेजेस नहीं मिलता है और पॉपुलेशन डिक्रीज होती रहती है। इसके बाद एडेप्टेशन, जिसको आप बेनिफिशियल एडेप्टेशन कह सकते हो, जो कि सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। इसके बेसिस पे हम आते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स।
जैसा कि नाम है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है जीवन में एक्वायर किया गया, जन्म के बाद, और इनहेरिटेड जो माता पिता से मिला या हमसे और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। We discussed the idea that the germ cells of sexually reproducing population are made in specialized reproductive tissue। ये सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली सेल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू, रिप्रोडक्टिव टिश्यू से बनी होती है। If the weight of the beetles is reduced because of starvation, that will not change the DNA of the germ cells। अगर बीटल्स का वेट भूख के कारण कम हो रहा था तो ये डीएनए में बदलाव लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं था, और ये डीएनए में बदलाव नहीं ला सकता, और डीएनए में बदलाव लाकर जर्म सेल्स में भी बदलाव नहीं ला सकता। देयरफॉर लो वेट इज नॉट ए ट्रेट दैट कैन इनहेरिटेड। तो हम कह सकते हैं कि वजन का कम होना एक ऐसा ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आगे की जनरेशन में नहीं जाता। और क्यों? क्योंकि बाय द प्रोजेनी ऑफ स्टार्विंग बीटल, क्योंकि ये भूख के कारण वेट कम हो रहा था, ना कि जीनों में चेंज हो गया। देयरफॉर इवन इफ सम जनरेशन ऑफ बीटल्स आर लो इन वेट बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, जैसा कि कहा गया कि आगे की जनरेशन का भी वेट कम था, इसका रीजन भी क्या था? पुअर स्टार्वेशन, यानी कि भूख। दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। सिंस द चेंज इज नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन, क्यों? क्योंकि ये चेंज अगली जनरेशन तक इनहेरिटेड नहीं हुआ। चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कैनॉट बी पास्ड, जो भी चेंज नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में होंगे, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स में होंगे, यानी कि सोमेटिक सेल्स में होंगे, यानी कि जर्म सेल्स में नहीं होंगे, डीएनए में नहीं होंगे, कैनॉट बी पास्ड ऑन द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स, वो उस डीएनए जर्म सेल्स के डीएनए में पास नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में कहें, अगली जनरेशन में पास नहीं होंगे। Therefore, the experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on its progeny. Therefore, the experiences of an individual during its lifetime, कि कोई भी अनुभव जो जीवन भर इंडिविजुअल अर्जित करता है वो उसके प्रोजेनी में पास नहीं होते। इसका एग्जाम्पल आप एक पहलवान से लगा सकते हो, वो अपने लाइफ में एक्सरसाइज करके बॉडी शॉडी बना लेता है, लेकिन उससे होने वाली संतान में उसका वो एक्सपीरियंस नहीं जाता है। हमसे लगा सकते हैं कि एक टीचर जो कि अपने जीवन के अलग अलग पहलू से आपकी नई नई समस्याओं से फेस करके नए नए एक्सपीरियंसेस से सीखता है, वो एक्सपीरियंसेस उनसे होने वाली जनरेशन में पास नहीं होते, तो इसका मतलब ये इनहेरिटेड ट्रेट्स में नहीं आता है। एंड कैनॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, और क्योंकि इनहेरिटेड नहीं होते तो इनसे इवोल्यूशन भी नहीं होगा। मीन्स द ट्रेट्स विच आर एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर नॉट इनहेरिटेड, सो they are called acquired traits. Okay, consider another example of how an individual cannot pass its progeny the experience of its lifetime। तो जीवन भर जो एक्सपीरियंस थे वो अगली जनरेशन में कोई इंडिविजुअल क्यों नहीं पास करता? इफ वी ब्रीड ए ग्रुप ऑफ माइस, अगर हमने एक चूहे के ग्रुप को आपस में ब्रीड कराया, रिप्रोड्यूस कराया, ऑल देयर प्रोजेनी विल हैव टेल्स, जिसमें सभी प्रोजेनी जो भी बच्चे पैदा हुए उनमें सब में पूंछ थी, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि होता है। नाउ इफ द टेल्स ऑफ दीज माइस आर रिमूव्ड बाय सर्जरी इन ईच जनरेशन, डू दिस टेल लेस माइस हैव टेल लेस प्रोजेनी। और अगर जितने भी माइस पैदा हुई उन सबकी पूंछ को काट दिया गया सर्जरी करके, तो क्या उनसे जन्म लेने वाली चूहिया में भी टेल नहीं होगी? ये आपसे पूछा गया है। तो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेल पूरी ही होगी, चाहे टेल हो या ना हो, चाहे चूहिया को अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो पूरी कंप्लीट चूहिया, कंप्लीट टेल के साथ चूहिया पैदा होगी। द आंसर इज नो, एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ द टेल कैनॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ द माइस। और इसका आंसर क्या है? नो। अगर कटी हुई पूंछ से आगे की जनरेशन की स्टडी करेंगे तो कंप्लीट टेल की माइस ही पैदा होंगी, और ऐसा इसलिए होगा कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेल कैनॉट चेंज द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स, एंड सो इट इज नॉट इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो द mice developed from the tail-less mice
हैविंग टेल, तो उसमें कंप्लीट टेल होगी और इसको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं कहेंगे, इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहेंगे। इसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में डार्विन ने बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम देखते हैं कि हुआ था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनका जन्म 1809 और डेथ 1882 में हुई। चार्ल्स डार्विन सेट आउट ऑन ए वॉयज व्हेन ही वाज 22 इयर्स ओल्ड। चार्ल्स डार्विन 22 साल के थे जब इन्होंने यात्रा करनी शुरू की। The 5-year voyage took him to the South America and island of its coast। जब वो अपनी यात्रा 5 साल की यात्रा पर साउथ अफ्रीका में पहुंचे एक आइलैंड पर। The studies that he conducted during this voyage were changed forever the way we look at the variety of life on this earth। और जो इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने उस सभी थॉट को बदल दिया जो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, यानी कि धरती पर अलग अलग जीवन के बारे में विचार थे, उन सबको बदल दिया। इंटरेस्टिंगली आफ्टर ही गोट बैक टू इंग्लैंड, जैसे ये इंग्लैंड वापस आए, ही नेवर फेल्ट इट्स शोर्स अगेन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में जानते हैं कौन थे। चार्ल्स डार्विन सेट आउट ऑन ए वॉयज व्हेन ही वाज 22 इयर्स ओल्ड। चार्ल्स डार्विन ने 22 साल की उम्र में अपनी जल यात्रा शुरू करी। द 5-year voyage took him to साउथ अमेरिका। 5 साल की जल यात्रा उन्हें साउथ अमेरिका में ले गई। एंड द आइलैंड ऑफ इट्स कोस्ट, और एक आइलैंड जिसको एक टापू कहा जा सकता है जो उसके किनारे पर बसा हुआ था। The studies that he conducted during his voyage were to change forever the way we look at the variety of life on this earth। The studies that he conducted, जो स्टडी इन्होंने की during this voyage, अपनी इस जल यात्रा के दौरान, were to change forever the way, इन्होंने हमेशा जीवन को देखने, इस धरती पर जीवन को देखने के नजरिए को बदल दिया। इंटरेस्टिंगली आफ्टर ही गोट बैक टू द इंग्लैंड, जैसे ही ये वापस इंग्लैंड आए, ही नेवर लेफ्ट इट्स सोर्स अगेन, इन्होंने अपने तटों को दोबारा से नहीं छोड़ा, अपने जड़ों को नहीं छोड़ा। ही स्टेड एट होम, वो अपने जगह पर रहे, अपने घर पर रहे। एंड कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट, और अलग अलग प्रयोग करते रहे। दैट लीड हिम फॉर्मुलेट हिज हाइपोथेसिस द इवोल्यूशन took place due to the natural selection। और उन एक्सपेरिमेंट के बल पर उन्होंने एक परिकल्पना की प्रस्तावना दी जिसको हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जातियों की उत्पत्ति या प्राकृतिक वर्ण के द्वारा इवोल्यूशन की परिकल्पना को इन्होंने प्रतिपादित किया। ही डिड नॉट नो द मैकेनिज्म, वो इसका मैकेनिज्म नहीं जानते थे। वेयर बाई वेरिएशंस अरोज, की वेरिएशन कैसे होती है, कैसे उत्पन्न होती है इन द स्पीसीज, किसी भी जाति में, यानी कि किसी भी जाति में वेरिएशन चेंजेस किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में वो नहीं जानते थे, इनके सोर्स के बारे में नहीं जानते थे। ही वुड हैव बीन एनलाइटन बाय मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ऑफ ईच अदर एंड देयर वर्क। He has been enlightened by the Mendel experiment। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी ये नहीं जानते थे, बट these two gentlemen, मेंडल भी और डार्विन भी, ये दोनों भी एक दूसरे के काम को और इन्हें नहीं जानते थे। We often associate Darwin solely with the theory of evolution। हम डार्विन को इवोल्यूशन की थ्योरी के रूप में ही जानते हैं कि डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में बहुत काम किया, बट ही was an accomplished naturalist, लेकिन एक वो प्राकृतिक विद थे। एंड वन ऑफ द स्टडीज ही कंडक्टेड वाज डू विद द रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन द सॉइल फर्टिलिटी, और उन्होंने सॉइल फर्टिलिटी के लिए अर्थवॉर्म पर किए गए प्रयोग भी किए थे। ये डार्विन के बारे में था कि उन्होंने 22 साल की उम्र में जल यात्रा शुरू की। 5 साल की जल यात्रा के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी जिससे जीवन के प्रति
नजरिया बदल गया। उसके बाद इंग्लैंड आए और इंग्लैंड पर अपने घर पर ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नाम का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इन्हें, जैसा कि हम इवोल्यूशन के नाम से ही जानते हैं, इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, लेकिन एक ये प्राकृतिकविद थे, एक नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने अर्थवॉर्म के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से अर्थवॉर्म सोइल फर्टिलिटी, भूमि को उपजाऊ करने में योगदान देते हैं। ये कुछ डार्विन थे। अब आगे चलते हैं हम। दिस इज द रीजन व्हाई द आइडिया ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन। तो अब ये कहता है कि किस तरीके से, क्योंकि डार्विन और मेंडल एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन दोनों के नियम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी कि आपस में जुड़े हुए थे, नई जातियों की उत्पत्ति से और उनके ट्रांसफर से, यानी कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर, जिसके बारे में बता चुका हूं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी, और जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इनके बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। इवन चार्ल्स डार्विन who came up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century, क्योंकि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में दिया था, could not work out the mechanism, लेकिन उसका प्रोसेस, मैकेनिज्म नहीं पता था। It is ironic that he could have done so if he had seen the significance of this experiment his Austrian contemporary Gregor Mendel was doing। जबकि उसने इस 19वीं शताब्दी में जो ये नेचुरल सिलेक्शन का दिया था, इसके मैकेनिज्म के बारे में ये नहीं जानता था, किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है, किस तरीके से वेरिएशंस आती हैं। लेकिन इन सब का संबंध उन्होंने डार्विन के, मेंडल के द्वारा दिए गए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नियमों से मिला। बट देन मेंडल टू डिड नॉट नोटिस डार्विन्स वर्क एज रिलेवेंट ऑफ हिज, लेकिन उस समय मेंडल ने भी डार्विन के कामों को अपने से संबंधित नहीं समझा। ठीक है, तो मेंडल्स के बारे में हम पहले ही कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट गिव अस द मैकेनिज्म ऑफ दिस इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। डार्विन की थ्योरी बताती है कि किस तरीके से जीवन सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है, और मेंडल की थ्योरी बताती है कि किस तरीके से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इस मैकेनिज्म को मेंडल ने समझाया। बट नाइदर टेल्स अस एनीथिंग अबाउट हाउ लाइफ बिगन ऑन अर्थ इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन दोनों ने, किसी ने भी ये नहीं बताया कि धरती पर पहली बार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, न डार्विन ने न मेंडल ने। जेबीएस हाल्डेन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हु बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया लेटर, जो बाद में भारतीय नागरिक बन गए थे, suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on the earth soon after it was formed। इन्होंने, यानी कि जेबीएस हाल्डेन ने, जो कि बाद में एक भारतीय नागरिक बन गए थे, इन्होंने 1929 में एक थ्योरी डेवलप की जिसके अकॉर्डिंग कि जीवन की उत्पत्ति सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हुई है, जो धरती पर सबसे पहले बने थे। ही speculated that the conditions on earth at that time which were far from the condition we see today। इन्होंने इस चीज को भी बताया कि धरती पर उस समय की अवस्थाएं आज धरती पर अवस्थाओं से बिल्कुल अलग थी। could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life। उस समय की परिस्थितियों ने और कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल्स बनाए, और इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से नया जीवन बना, यानी कि ये जीवन बनने के लिए जरूरी थे। द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस, और सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बना वो केमिकल प्रोसेस, केमिकल सिंथेसिस होने से बना। यानी कि जेबीएस हाल्डेन ने कहा कि धरती की परिस्थितियां उस समय अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है।
उस समय पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों ने केमिकल सिंथेसिस से लाइफ को बनाया है, जीवन की उत्पत्ति हुई। हाउ डिड दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज, किस तरीके से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पैदा हुए? एन आंसर वाज सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनले एल मिलर एंड हेराल्ड सी यूरे इन 1953। और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इसको फर्स्ट टाइम स्टैनले मिलर और हेराल्ड सी यूरे ने 1953 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, साबित किया। कैसे? दे असेंबल्ड एन एटमॉस्फेरिक सिमिलर टू दैट थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ। इन्होंने एक ऐसा apparatus बनाया जो उस समय के, जिस समय को जेबीएस हाल्डेन ने कंसीडर किया, उस समय के एनवायरमेंट को इंडिकेट करता था। दिस हैड मॉलिक्यूल्स लाइक, और उस समय हाल्डेन ने बताया था केवल धरती पर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, बट नो ऑक्सीजन। ये गैसें थी, अमोनिया थी, मीथेन थी, हाइड्रोजन सल्फाइड थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हुआ करता था, ओवर वाटर और पानी था, यानी कि वेपर थी। दिस वाज मेंटेन ए टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्पार्क वर पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैस टू स्टिमुलेट लाइटनिंग। और इन्होंने उस अपरेटस के टेम्परेचर 100 डिग्री रखा, उससे नीचे रखा, उसमें स्पार्क यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क किया और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में लाइटनिंग को दिखाने के लिए, जो उस समय के एनवायरमेंट में लाइटनिंग यानी कि बिजलियां कड़कती रहती थी, उसको दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के बाद 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम द मीथेन, मीथेन से 15% कार्बन हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमोनिक एमिनो एसिड। और तो एक सप्ताह बाद मीथेन से 15% कार्बन एमिनो एसिड जैसे कार्बनिक मॉलिक्यूल्स में बदल गया, विच मेक अप प्रोटीन, जिसने प्रोटीन बनाए। सो कैन लाइफ अराइज ए फ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ, और उस प्रोटीन से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने क्या बताया? स्टैनले मिलर और हेराल्ड सी यूरे ने 1953 में अपना एक अपरेटस बनाया। उस अपरेटस के अंदर उन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स, इन गैसेज को लिया। इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, जो उस समय के एटमॉस्फेयर में होने वाली बिजलियों को या कड़कती बिजलियों को दर्शाने के लिए था, और लगातार इसमें करंट को पास करते रहे। 100 डिग्री से नीचे इस टेम्परेचर को, इस वेसल के अपरेटस के टेम्परेचर को रखा गया। और एक सप्ताह बाद जब ये लगातार कंडीशन प्रोवाइड की, तो एक सप्ताह बाद देखा कि मीथेन का कार्बन 15% कार्बन सिंपल एमिनो एसिड में बदल गया था, और जिन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करी, और प्रोटीन के बाद जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई, क्योंकि ये प्रोटीन वही थे, ये एमिनो एसिड वही थे जो आज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी कि जीवन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बनने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इवोल्यूशन और उसका इंट्रोडक्शन, डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जेबीएस हाल्डेन के द्वारा दिया गया ओरिजिन ऑफ अर्थ, स्टैनले मिलर का प्रूफ कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इसको आप हमारे वेब पेज पे, ऐप पे देख सकते हैं। हम अगले टॉपिक में स्पेस सेशन लेकर आएंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।